हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो ग्रेट। आई एम संगति एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो in my channel Science with Sangati. Okay, so today we are going to discuss about a very interesting topic, that is the evolution. ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, हम कैसे आ गए, अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना। ठीक है, इसमें इतने सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हो वो कैसे बने, तो ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो आप लोग नोटबुक निकाल लेना ताकि नोट डाउन कर सको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो लेट्स स्टार्ट। इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन? What do you understand by the term evolution? तो जैसे अगर आपने अपने आप को बचपन में ऑब्जर्व किया होगा, तो बचपन में अगर आप कोई ड्राइंग बनाते होंगे या फिर आपका कुछ बिहेवियर भी रहा होगा, वो कुछ डिफरेंट रहा होगा। अभी आप कैसे हो, थोड़े डिफरेंट हो, अगर आप आपकी अगर ड्राइंग बनाते होंगे तो अभी आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई होगी, राइट? पहले की ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, अभी की ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। या फिर अगर हम बिहेवियर या फिर अपने फिजिकल फीचर्स की भी बात करें, तो उसमें भी बहुत सारे हम चेंजेस देखने को देख सकते हैं, राइट? तो ये एक क्या है, ये एक टाइप का इवोल्यूशन ही तो है, क्योंकि चेंजेस हो रहा है, ग्रेजुअली चेंजेस हो रहा है, राइट? बट बायोलॉजी के टर्म में हम इवोल्यूशन किस चीज को बोलते हैं? हम बायोलॉजी के टर्म में इवोल्यूशन बोलते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में। ठीक है, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। चेंजेस in terms of biology we call it as a variation. Variation can happen in the like genetic level as well as in the like physiological level also. तो genetic level में जो variation हो रहा है वही carry forward होते हैं next generation में, correct? So, what is evolution? Evolution is the study of different life forms and its characteristics over and the changes over the several generations. काफी सारे generations में जो हम study कर रहे हैं, जो changes हो रहे हैं, उस study को हम बोलते हैं evolution. ठीक है, जैसे अगर हम human की बात कर ले तो हम सबसे पहले कैसे थे, उसके बाद कैसे बन गए, अब कैसे है, और अभी भी हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो भी क्या है? इवोल्यूशन है। अभी भी तो कुछ कुछ चेंजेस हो रहे होंगे ना, जो हमको दिखाई नहीं देते, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो माइक्रो लेवल में इवोल्यूशन होता है। और ऐसे ही छोटे छोटे इवोल्यूशंस कलेक्टिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है कंप्लीट मैक्रो इवोल्यूशन, जिस जो कि हम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, सब में होता है इवोल्यूशन, प्लांट्स में, एनिमल्स में, अदर इंसेक्ट्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, सब में इवोल्यूशन होता है। ठीक है, now there is a very interesting topic of origin of life and how life started on the earth. So बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैसे यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ वो हम जानेंगे। ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनिजम्स का ही नहीं, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से पहले क्या थे? अर्थ था, और अर्थ से भी पहले क्या था? यूनिवर्स था। यूनिवर्स से पहले क्या था? कुछ भी नहीं, है ना? तो ऐसा कैसे हो सकता है कुछ भी नहीं था? कुछ तो रहा होगा, तो वो हम देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले 20 बिलियन ईयर अगो एक धमाका हुआ। ठीक है, एक था गॉड पार्टिकल। क्या था? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल वाज वेरी वेरी डेंस, बहुत डेंस, ज्यादा डेंसिटी थी इसमें, बहुत सारे पार्टिकल्स थे बेसिकली। उसमें एक्सप्लोजन होता है, दैट एक्सप्लोजन इज कॉल्ड एज बिग बैंग। ये जैसे एक्सप्लोजन हुआ, ये सारे पार्टिकल्स क्या हो गए? ये एक्सपैंड करने लग गए, है ना? सारे डायरेक्शन में एक्सपैंड करने लग गई ये सारी चीजें, क्योंकि धमाके में क्या होता है, चीजें इधर उधर फैल जाती है ना? तो यहाँ पे भी क्या हो गया? चीजें इधर उधर फैलने लग गई, एक्सपैंड करने लग गई, और धीरे धीरे ये सारे पार्टिकल्स क्या हो गए? एक्सपैंड करने लग गए। ठीक है, पर जैसे जैसे एक्सपेंशन होने लग गया, तो जो पार्टिकल्स थे, अब कुछ पार्टिकल्स पास पास भी आने लग गए, उससे फॉर्मेशन हुआ किसका? एटम्स का। और सबसे पहले कौन से एटम्स बने थे? हाइड्रोजन, फिर बना हीलियम। ठीक है, सो एटम्स का फॉर्मेशन हुआ,
और सबसे पहले गैसेस हमारे यूनिवर्स में क्या थे? हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद बाकी और भी गैसेस फॉर्मेशन होने लग गए। तो स्पेस में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यही गैसेस होते हैं। और ये गैसेस जब पास पास आने लग गए तो क्या बन गए? स्टार्स बन गए। ठीक है, स्टार्स बन गए। और स्टार्स के पास होती थी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आसपास जो प्लैनेट्स बने थे उसको अट्रैक्ट करने लग गए। और बन गया क्या? सोलर सिस्टम बन गया। सोलर सिस्टम बन गया। ठीक है। अब बहुत सारे सोलर सिस्टम जब एक जगह में बन गए, एक जगह आसपास आने लग गए, एक ही जगह में इकट्ठे हो गए, तो उसको हमने बोला क्या? गैलेक्सी। तो आप देख सकते हो, इसी तरह हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी है। और हम कौन से गैलेक्सी में हैं, किसी को पता है? वी आर प्रेजेंट इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, आकाश गंगा गैलेक्सी में है हमारा प्लैनेट। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम। तो ये गैलेक्सी बन गई। ठीक है। तो ये ऐसे कंडेंस हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो चीजें टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लग गया और कंडेंसेशन भी होने लग गया। तो सिमिलरली वैसे गैलेक्सी बन गई। अब मिल्की वे गैलेक्सी में, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स थे। और उसमें से एक प्लैनेट था हमारा अर्थ। और अर्थ तब था एक आग का गोला, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इट वॉज अ फायर बॉल, बिकॉज इट वॉज सो हॉट, टेम्परेचर वॉज सो हाई। सारी चीजें बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म आग का गोला थी। ये आग का गोला, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर ठंडा होने लग गया, कूल डाउन होने लग गया टेम्परेचर। और क्या हुआ? कंडेंसेशन होने लग गया। जिसकी वजह से इसके अंदर जितने भी एटम्स थे, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स थे, वो सब सेटल डाउन होने लग गए। तो जो हैवी एलिमेंट्स थे वो सेटल डाउन हो गए कोर में। ठीक है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए वो हैवी एलिमेंट्स। फिर उसके बाद जो थोड़े लाइटर एलिमेंट्स थे, और एकदम लाइटर एलिमेंट्स आ गए वो बाहर की तरफ। ठीक है, आउटर आउटर सरफेस जो था अर्थ का, वहां पे आ गई। तो ये हमारा फिर अर्थ बना। ठीक है। अब अर्थ जब बना था, ऊपर क्या था? क्रस्ट, विच इज द हमारा जो लैंड है वो है। अब उसमें थे बहुत सारे क्या? गड्ढे। अर्थ में से बहुत सारे गड्ढे हुआ करते थे। ठीक है, बिकॉज द अर्थ सरफेस वाज अनइवन, अनइवन सरफेस था। और ये अर्थ कब बना था? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। तो देखो, यूनिवर्स कब बना था? 20 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे जो ऊपर जो एटम्स थे, जो लाइटर एटम्स थे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सारे जो लाइटर एटम्स थे वे ऊपर ऊपर थे गैसियस फॉर्म में। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन एंड दे फॉर्म द वाटर। ऑलराइट, वाटर बना। जब बहुत सारा वाटर बन गया, वाटर वेपर के फॉर्म में बन गया, तो अब कंडेंसेशन अगेन, फिर से कंडेंसेशन होना शुरू हुआ। और फिर क्या हुआ? रेनफॉल हुआ। बहुत तगड़ा वाला रेनफॉल। बहुत सालों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक रेनफॉल होता रहा। इतना रेनफॉल हुआ, इतना रेनफॉल हुआ कि ये जो गड्ढे थे ना, वो गड्ढे सारे फिल हो गए। और ये गड्ढे बन गए हमारे ओशंस। ओशंस बन गए, सारे गड्ढे भर गए। ठीक है। तो जब ओशन बन गए, क्योंकि उस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं था, सो अर्थ वाज एक्सपोज टू द यूवी रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, एक्स रेज, जितने भी सोलर रेडिएशंस है वो सारे अर्थ में आते थे। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ वाज नॉट पॉसिबल ऑन दैट टाइम। तो जब ओशन बन गया, बीनीथ द ओशन सनलाइट नहीं आ सकते थे। इतने जो हैवी रेडिएशंस है ये भी बहुत ओशन के नीचे तक नहीं आ सकते थे। तो वो एरिया प्रोटेक्टेड हो गया, प्रोटेक्टेड रीजन। ठीक है। और उसी प्रोटेक्टेड रीजन में सबसे पहले लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो सबसे पहला लाइफ कहाँ बना था? ओशन में। और वहीं से लाइफ के फॉर्मेशन होने के बाद आज हम
यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था हमारा एक पूरा स्टोरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर सकते हो। 20 बिलियन years ago क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी which states that huge explosion occurs, the universe expanded, temperature came down, hydrogen helium were the first formed gases। उसके बाद बन गए galaxies due to the condensation of the gases under the gravitational force। ओके, फिर अर्थ कब बना था? 4.5 billion years ago। और उसके 500 मिलियन साल बाद बना लाइफ। तो लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 बिलियन years ago लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई और हमारा अर्थ बन गया। ठीक है, जब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, जो फर्स्ट लाइफ था विच वाज सपोज टू एन एरोबिक लाइफ फॉर्म, और इट वाज डूइंग द फोटोसिंथेसिस, और उसी ने क्या किया? रिलीज किया लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इतना ज्यादा ऑक्सीजन हो गया कि ओशन में ऑक्सीजन भर गया। फिर ओशन से ऑक्सीजन बाहर आके एटमॉस्फेयर में आ गया, और एटमॉस्फेयर में भी जब ऑक्सीजन पूरा भर गया तो वो अब कहाँ जाए? वो कंबाइन होके बन गया ओजोन। तो ओजोन के फॉर्म में आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब वो कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फियर में है ओजोन लेयर। नाउ जब ओजोन लेयर बन गया, नाउ इट इज प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। ठीक है, तो अब जो एक्वाटिक लाइफ बने थे, अब क्योंकि यूवी रेडिएशन नहीं है लैंड में, अब वो बाहर आने लग गए। तो पहले आया पाइसिस, ठीक है, एक्वाटिक लाइफ, उसके बाद वो बाहर आने लग गए तो बन गए वो एम्फीबियंस। ठीक है, और एम्फीबियंस तब वो अंदर बाहर जाते रहते थे। ठीक है, तो एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज इन द लैंड ऑल्सो, राइट। फिर वो और इवोल्यूशन हुआ तो वो कन्वर्ट हो गए रेप्टाइल्स में एंड डायनासोर्स, है ना। उसके बाद आ गए डायनासोर्स जिन्होंने इतने सालों तक दुनिया में राज किया, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अर्थ का जो है इवोल्यूशन होता गया। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीजें मैंने तो स्टोरी आपको बहुत इजीली सुना दी, क्योंकि मुझे पता है ना। बट जो पहले साइंटिस्ट रहे थे उनको तो नहीं पता होगा ना ये स्टोरी, उन्होंने तो खोजा होगा, राइट। वो लोग अपना अपना कुछ ना कुछ स्टोरी बनाते थे, कुछ लोग ऐसे थे बनाते रहते थे। तो सब, तो इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरीज है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत सारे थ्योरीज है। आज के क्लास में हम वो सारे थ्योरीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी है क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन, भगवान ने बनाया, गॉड्स स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी दिया था फादर सोरेज ने, और इन्होंने बिल्कुल ही माइथोलॉजिकली बेस्ड थ्योरी बनाया। इन्होंने बोला कि भगवान ने ही बनाए हैं सारी चीजें, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब अर्थ बना था तभी से सारी चीजें ऐसी है, अभी भी ऐसी है, और फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, तो मतलब अभी जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देख सकते हो ना, जब अर्थ बना था तब भी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे की ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही है, और फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे। मतलब इन्होंने इवोल्यूशन का सत्यानाश कर दिया। इन्होंने बताया कि पहले से ही सारी चीजें ऐसी थी और वैसे ही रहेंगी, कांस्टेंट। ओके, तो ये इन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और इन्होंने ये भी बताया था कि 1000 जो अर्थ है वो सिर्फ 4000 years ओल्ड है, मतलब कुछ 4000 years ओल्ड। तो क्या ये सही है? आप खुद सोचो, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद एक और थ्योरी आई विच इज द पैंसपर्मिया थ्योरी। इसको हम कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसमें ग्रीक्स के थिंकर्स, बड़े बड़े थिंकर्स, साइंटिस्ट, इन्होंने क्या बुलाया कि अर्थ में जो लाइफ आई ना, ये कहाँ से आई है? किसी बाहर, किसी दूर, किसी ग्रह से आई है। ठीक है, तो कुछ ऐसा था मटेरियल बेस्ड पैंसपर्मिया सीड, MBPS। ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल बेस्ड सीड्स थे जिसमें लाइफ था, और वो कैसे आए? मीटेओराइट्स के थ्रू आए, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आए, और ये सीड जो है ये पूरे स्पेस में स्कैटर कर गई, और किसी किसी जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स में ये गिर गई, तो वहां पे लाइफ जो है वो जनरेट हो गया। दैट वाज द थ्योरी ऑफ
पैंस्पर्मिया। ठीक है, इस थ्योरी को सबसे पहले ग्रीक थिंकर्स ने बोला था, उसके बाद हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज ने इसको फिर से रिवाइव किया था इस हाइपोथेसिस को 19th एंड 20th सेंचुरी में। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, इसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि भरे हम भी कैसे, हम भी किसी से पीछे थोड़ी ना है, कम थोड़ी ना है, हम भी अपना अपना थ्योरीज देते हैं। तो थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, आपके सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसको ध्यान से सुनना। एंड दिस इज अ वेरी यकी थ्योरी। यकी मतलब यकी, बहुत ही गंदा सा। क्यों? क्योंकि इसमें जो थिंकर्स थे, साइंटिस्ट फिलोसोफर्स थे, इन्होंने बोला क्या कि जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है डेड एंड डिकेइंग मैटर से, एक्सक्रीटरी मैटर से, मड से, इन सब में लाइफ का जनरेशन हुआ। मतलब बताओ कैसे? मतलब उन्होंने देखा कि बेसिकली जो जो रिवर्स है, रिवर्स के मड में जैसे फिशेस है, फिशेस आ रहे हैं, फ्रॉग्स आ रहे हैं, क्रोकोडाइल्स मड में तैर रहे हैं, वर्म्स निकल रहे हैं, इंसेक्ट्स निकल रहे हैं। इवन जो चीजें सड़ी गली चीजें होती है ना, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, उसमें से मक्खी निकल रही है, वर्म्स निकल रहे हैं, रॉटिंग मैटर से भी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अरे इसी में से लाइफ निकली होगी पक्का, श्योर। उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने अपनी थ्योरी बना ली, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग टू लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग से लिविंग थिंग का फॉर्मेशन हुआ, ए बायोजेनेसिस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब आप खुद सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। बट तब नहीं पता था ना उनको, तब तो वो थ्योरी लगा रहे थे। अब इस चीज को रिजेक्ट कर दिया लुई पास्चर ने। और सिर्फ लुई पास्चर ही नहीं, उनके साथ और भी कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे फ्रांसिस्को रेडी, लजारो स्पेलांजनी, ओके, एंड लुई पास्चर। इन तीनों ने इसको बिल्कुल डिसअप्रूव कर दिया, बोला ये सारी बकवास बातें हैं, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग नहीं आ सकते। लिविंग थिंग तभी बनेगा जब कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म ऑलरेडी होगा और उसी से न्यू लाइफ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बोला लुई पास्चर ने, और इन्होंने इसको प्रूफ भी किया। ठीक है, ही डिसमिस द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। कैसे प्रूफ किया, इसको देखते हैं अब, ध्यान से सुनना। 1859 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन्होंने, प्रूव किया। इनका एक्सपेरिमेंट जो था दैट वाज कॉल्ड एज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने लिया ये एक ऐसे फ्लास्क। ठीक है, तीन इन्होंने ले लिए। अब ये एक फ्लास्क था, इसकी मुंडी थोड़ी ऐसी थी, स्वान नेक जैसी। ठीक है, इसका जो नेक था जैसे बिल्कुल स्वान नेक की तरह कर दिया, एंड इट वाज वेरी थिन। ठीक, बहुत ही थिन था, इतना थिन कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर से घुस नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये था। तो फर्स्ट में इट वाज ओपन, ओपन फ्लास्क। सो ही टुक ब्रॉथ, ब्रॉथ किसका बना था? शुगर प्लस किल्ड ईस्ट। मतलब ईस्ट लिया इन्होंने, बट उसको हीट किल करके मार दिया उसको। ठीक है, इसका एक ब्रॉथ था। तो ऑफ कोर्स वो किल्ड ईस्ट थे, तो वो अपने आप तो ग्रो कर नहीं सकते, राइट? तो अपने आप वो रिप्रोड्यूस प्रोडक्शन उसका नहीं हो सकता था। अब फिर ये दूसरा वाला लिया सिनेरियो, इसमें इन्होंने इसका ढक्कन बंद कर दिया, अच्छे से क्लोज कर दिया, और ये था स्वान नेक। ठीक है, ये थर्ड है। तो अब देखो, फर्स्ट में जब इन्होंने इन तीनों को इंक्यूबेट किया, आफ्टर द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन ही सॉ दैट फर्स्ट वाला गॉट कंटामिनेटेड विथ बैक्टीरिया। क्योंकि ये ओपन था, सो एयर वाज एंटरिंग। जब एयर एंटर किया तो बैक्टीरिया शुगर ये ब्रॉथ सॉल्यूशन में आ गया, एंटर कर गया, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हुआ, और फिर आफ्टर सम टाइम्स वो इतना ज्यादा हो गया कि हम उसको देख सकते थे। ठीक है, वो पूरा कलर चेंज हो गया ब्रॉथ का। सेकंड वाला क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया था, तो ये स्टेराइल ही रहा, क्योंकि एयर एंटर किया नहीं। थर्ड वाला, इसका नेक इतना पतला था कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे, मतलब एयर भले ही एंटर हो जाता बट बैक्टीरिया यहाँ पे फंस जाते। ठीक है, बैक्टीरिया was microorganism was not able to enter in this broth solution.
So that was also sterile. So by this experiment he proved that फ्रॉम लाइक कोई लिविंग बीइंग को बनने के लिए कोई लिविंग बीइंग होना जरूरी है, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग बीइंग नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब शुगर और ईस्ट किल जो किल्ड ईस्ट थे वो अपने आप में ही वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और उससे दूसरा लाइफ नहीं बन सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ईस्ट जो है वो किल्ड है, वो अब नहीं ग्रो कर सकता। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने प्रूव कर दी। ही डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। So here is the swan neck flask experiment. You can pause this video and take the notes. Okay, so this was the experiment done by Louis Pasteur. Now we are going to watch a video to get a better explanation about this theory. Louis Pasteur was known for creating a lot of different things, including our pasteurization processes that we still use today. Louis Pasteur performed a series of experiments that presented overwhelming evidence against the theory of spontaneous generation. Many consider Louis Pasteur's experiments to be the death blow to the theory of spontaneous generation. So first, some background. The controversy at the time was how microorganisms were able to grow in broth. Broth is a nutrient medium that has nutrients that microorganisms need to live. Broth had already been developed and they had been using this to grow microorganisms in labs. It had been observed already that microbes were able to grow in nutrient-rich broth, but there was a debate as to why or how this occurred. Louis Pasteur postulated that microbes grew in broth because broth was exposed to microbes existing in the air, too small to be seen with the naked eye. These microbes would get into the broth from the air and then reproduce over a few days, growing enough to be seen. The other idea was in line with the theory of spontaneous generation. This idea was that the microbial growth observed in the broth after sitting out on a counter for a few days was due to something that was called the pneuma, or the vital force. The pneuma, or vital force, was like this spiritual force in the air that was able to cause spontaneous generation. So basically, these microorganisms were able to spontaneously generate out of the broth. In order to put these two different hypotheses to the test, Louis Pasteur created the swan-necked flask. The swan-necked flask was designed to allow air through, or the pneuma or vital heat through, but it would actually trap any microorganisms. Here we see a diagram of the experiment. At the beginning of the experiment, broth was boiled to make sure that there were no microorganisms existing in the broth at the beginning of the experiment. Then, the swan-necked flasks with broth were incubated for a few days. Pneuma, or vital heat, had access to the broth during this incubation period, but any microorganisms that would be in the air would not have access to the broth. After the incubation was done, they found no microbes, no microorganisms. The vital heat and pneuma was able to get through, but no microbes. So when they repeated the experiment, but this time they broke off the swan neck portion of this swan neck flask. These organisms that you couldn't see, that were just hypothesized to be in the air, now did have access to the broth. And they waited 3 days for the incubation, and lo and behold, there was growth in the broth. And so the microorganisms did grow, and the microorganisms were found at the end of the incubation. Pasteur's swan-neck experiments disproved the theory of spontaneous generation and gave overwhelming evidence that microorganisms exist. All right, so I hope you have understood the concept of swan neck flask experiment.
तो इसके अलावा लुई पाश्चर के अलावा फ्रांसिस्को रेड्डी, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही है, इसको भी फटाफट से जान लेते हैं। ठीक है। नाउ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 जार ले लिए, फ्लास्क नहीं लिया, 3 जार ले लिया, और तीनों जार में क्या कर दिया, एक पीस ऑफ मीट रख दिया। ठीक है। पहला जार जो है वो क्या है, ओपन है, नो ढक्कन। दूसरे जार में इन्होंने गॉज से इसको कवर कर दिया, तीसरे जार को पूरा सील कर दिया। ठीक है। अब पहले जार में ये जो मक्खियां थी, ये अंदर चली गई, इन्होंने वहां पे अंडे दे दिए, दे लेड द एग्स, एंड इवन देन द मैगट्स वर आल्सो हैश्ड। ठीक है, उसमें इंसेक्ट्स भी आ गए, मैगट्स भी आ गए, वो भी हैच हो गए। जो जिसको गॉस से कवर कर रखा था उसके अंदर वो, क्योंकि वो जाली सा होता है, तो मक्खियां अंदर नहीं जा पाई, तो अंदर नहीं गई, तो उन्होंने वहां पे मीट भी नहीं खाया, अंडे भी नहीं दिए, और देयर वाज नो मैगट्स, नथिंग। ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन था, वो मीट वैसा का वैसा ही था। तीसरे जार में भी सेम रिजल्ट हमको देखा कि कोई फ्लाइज एंटर नहीं हुए, नो मैगट्स, नो एग्स। ओके। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि अगर अंदर कुछ भी नहीं है, कोई इंसेक्ट, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वहां पे दूसरा न्यू लाइफ फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। सो बोथ ऑफ देम दे डिसअप्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थ्योरी है जो कि हमारा मॉडर्न थ्योरी है, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। बिल्कुल जो स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई थी, वो है हमारा क्या, मॉडर्न थ्योरी। और दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। दिस वाज गिवन बाय ओपरिन एंड हाल्डन। ओके। और इसको हम केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो वही बिल्कुल जो मैंने पहले बताया, जो अर्थ पहले क्या था, द प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ अर्थ वाज like very high temperature, volcanic eruptions were there, okay, thunder lightning were there, और atmosphere जो था, there was no oxygen, nothing, so atmosphere was a like reducing atmosphere. okay। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्री एटम्स जो थे वो ज्वाइन होके क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा बना, मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड बन गए। जो हमारा फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है हमारा वाटर एंड अमोनिया। दिस आर द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको जरूर नोट कर लेना। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना, मीथेन। ठीक है, ये सारी चीजें बन गई। और क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन वाज लेफ्ट, बिकॉज सारे ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट हो गए थे किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म द कंपाउंड। रिएक्ट हो गए थे, जैसे हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्ट होके वो वाटर बन गया, कार्बन के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ऐसे सारे रिएक्ट हो गए थे, तो कोई भी फ्री ऑक्सीजन बचा ही नहीं था। तो अर्थ एटमॉस्फेयर क्या आता था, वो बिल्कुल रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ठीक है। अब क्या बताया मैंने, टेम्परेचर हाई था, टेम्परेचर हाई था तो क्योंकि ओशन बन गए थे, ओशन का भी टेम्परेचर क्या था, हाई था। ओशन में भी जो पानी था इट वाज गरम, ऑलराइट, गरम पानी था। सो उन्होंने परेन एंड हेल्डन ने इसको क्या नाम दिया, प्रीबायोटिक सूप नाम दिया, हॉट डाइल्यूट सूप, पीने वाला सूप नहीं, क्योंकि वो पानी गर्म है तो इसको इसलिए सूप बोला। और उस पानी में क्या था, ओशन के वाटर में इट वाज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बने, इन सब का ये मिक्सचर बन गया था। मैं जितने भी अल्कोहल, proteins, then sorry, not proteins, amino acid, glycerol, purines, pyrimidines, okay, so aldehydes, ketones, fatty acids, ये सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने, ये इन सब का मिक्सचर हुआ करता था, क्या, ओशन का वाटर, प्रीबायोटिक सूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा क्या है, इस चीज का मिक्सचर है। हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल हुआ, ओशन भर गए, गड्ढे भर गए, हाई टेम्परेचर, ये सारी चीजें मिक्स हो रखी है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जो ये मिक्सचर है, ये चीजें, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यही और पास आके कंडेंस होके क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे हमको मिला प्रोटीन। ओके, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें हमको मिल गई। और ये सारी चीजें साथ में इकट्ठा होके क्या बन गए, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है। सब चीजें फिर से इकट्ठे होके बन गए प्रोटोप्लाज्म। और और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे और भी अदर अदर आज बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनसे क्या बन गए, सेल ऑर्गेनेलीज बने। सेल ऑर्गेनेलीज भी कंबाइन होके आ गए किसमें, प्रोटोप्लाज्म में आ गए। और यहीं से हमारा फर्स्ट सेल बना। ठीक है। अब फर्स्ट सेल बनने के बाद ये शुरू हो गया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट सेल से और भी सेल्स बनते गए, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट विल बी द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो ये तो था हमारा ओपरेन हेल्डेन थ्योरी ऑफ modern, you can say, chemical evolution. This is also called as chemogeny. I hope it is clear to all of you. ठीक है। सो दिस वाज द ओपरेल हेल्डन थ्योरी। अब फर्स्ट लाइफ जब बना, that was that was in the under the anaerobic condition only, because oxygen तो था ही नहीं, right? अब वो life form, it was able to do the photosynthesis and it was like able to release the oxygen। फिर उसने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया और ऐसे करके पूरे ओशन ऑक्सीजन से भर गया। जैसे ओशन ऑक्सीजन से भर गया, वैसे ही ऑक्सीजन को अब जगह ही नहीं है ओशन में, तो वो एस्केप आउट हो गया कहाँ, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर भी ऑक्सीजन से भर गया धीरे धीरे। अब वो कहाँ जाएगा, वो बन गया फिर स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन के फॉर्म में रह गया। जैसे ही वो ओजोन के फॉर्म में ओजोन लेयर बन गया, वैसे ही नाउ ओजोन लेयर इज प्रिवेंटिंग द यूवी रेज टू एंटर इनटू द अर्थ सरफेस। तब जो एक्वाटिक लाइफ थे वो धीरे धीरे बाहर आने लग गए। ठीक है। तो सबसे पहले एक्वाटिक लाइफ आए थे, उसके बाद आया था टेरेस्ट्रियल लाइफ। I hope this is clear to all of you. Now, I have prepared a very interesting video for all of you. I will link it down in the above. Here I button में आप जरूर क्लिक करके देख लेना वो वीडियो। ठीक है। तो पूरा उसमें आप एनिमेटेड वीडियो में आप देख सकते हो कि लाइफ कैसे आया, यूनिवर्स कैसे बना, सारी चीजें आप देख सकते हो। So thank you all of you for attempting today's session. हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी को प्रूफ किसने किया था, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखना। ओके। तो all of you please subscribe to my channel, and if you're enjoying this video, hit the like button, share to your friends also. Okay, so take care, have a nice day all of you, goodbye.